Hello everyone. Today we'll start the chapter polymers which is chapter 14 of class 12th. अब पॉलीमर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पॉलीमर पढ़ना क्यों है, सिलेबस में क्यों दिया गया है पॉलीमर। तो पॉलीमर पढ़ने का एक सिंपल सा रीज़न है कि पॉलीमर की बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। अभी आप जिस पेपर पे लिख रहे हो, जो पेन आपके हाथ में है, सब पॉलीमर है। आपकी बॉडी में तक इनफैक्ट जो डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, वो सब पॉलीमर है। डीएनए प्रोटीन्स बायोलॉजिकल पॉलीमर है जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। आज हम सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अब पॉलीमर पढ़ना क्यों है, दैट रीज़न इज़ क्लियर। तो अब हम पॉलीमर्स पढ़ते हैं कि होता क्या है। अगर इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो पॉलीमर वर्ड से देखते हैं कि पॉलीमर वर्ड कहाँ से आया और कैसे बना। तो ये जो पॉलीमर वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है मैनी, ओके, और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट भी कह सकते हैं। ओके, तो इन दो वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब होता है मैनी यूनिट्स। तो अगर मैं एक स्मॉल यूनिट लूँ, इनफैक्ट मैं एक स्मॉल यूनिट नहीं लूँगी, बहुत सारे स्मॉल यूनिट लूँगी। आप कोई भी रैंडम नंबर सपोज कर लो n, उसमें मैं कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन कराऊँ तो मुझे एक लार्ज यूनिट मिलेगा। ओके, तो ये इसमें जो स्मॉल यूनिट मैंने लिया था इसको हम कहते हैं मोनोमर। और यहाँ जो केमिकल कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रही थी उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो हमको पॉलीमराइजेशन के बाद जो लार्ज यूनिट मिला था उसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो आई होप अब ये क्लियर होगा। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। हाई मॉलिक्यूलर मास तो होगा ही क्योंकि इतने सारे स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है। रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या है, मोनोमर्स हैं। एज पॉलीमर्स आर सिंगल जाइंट मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिग साइज मॉलिक्यूल्स, तो इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। फिर मोनोमर्स क्या होते हैं, वही सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड मोनोमर्स। देन व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, इस प्रोसेस का ही नाम पॉलीमराइजेशन है। मोनोमर से पॉलीमर का बनना ही पॉलीमराइजेशन है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल्स देखते हैं तो पॉलीथिन, जो आप सब्जी लेने जाते हो और जो पॉलीथिन आप लेकर जाते हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पॉलीमर का। तो पॉलीथीन बनती कैसे है, सभी को पता होगा कि इथीन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम इथीन कहते हैं। तो इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 के जब मैं n मॉलिक्यूल्स ले लूँ और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कराऊँ तो मुझे पॉलीथीन मिलता है, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CH2 CH2, और ये चेन बनती जाएगी, ऐड होते जाएंगे मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे। तो इस तरीके से पॉलीथिन बनता है। और एग्जांपल्स देखिए तो जो प्लास्टिक के डब्बे आप घर पे यूज़ करते हैं, आपके जो टिफ़िन रहते हैं वो सब पॉलीमर्स हैं। फिर उसके बाद जो बॉटल है, टपरवेयर से लेकर बिस्लरी तक की सभी बॉटल जो प्लास्टिक से बनी है वो भी एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद जो टॉयज़ होते हैं, वो टॉयज़ आपके जो कंपास बॉक्सेस रहते हैं वो सब पॉलीमर्स हैं। फिर जो अलग अलग ये जो चीज़ें आती हैं, जैसे मार्केट में जो चीज़ें आती हैं, तेल के जो डब्बे हो गए, जो क्रीम के डब्बे हो गए, ये सब पॉलीमर से ही बने होते हैं। अब हम इनको पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग बेसिस पे। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, आई मीन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एवेबिलिटी। एवेबिलिटी मतलब मिला कहाँ से, ओके, ये नेचर से मिला, हमने इसको लैब में प्रिपेयर करा, या किसी और तरीके से मिला। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर नाम से समझ आ रहा है कि हमें नेचर से मिला होगा। सो पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर नेचुरल पॉलीमर्स। और नेचर में भी कहाँ, मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल है सेल्यूलोज, प्लांट बॉडी में सेल्यूलोज होता है। स्टार्च, हमारी बॉडी और प्लांट बॉडी में स्टार्च होता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, डीएनए है, और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी के। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो और रबर, नेचुरल रबर जो लेटेक्स प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी पॉलीमर का एग्जाम्पल है।
फिर सेकंड टाइप का पॉलीमर होता है सिंथेटिक पॉलीमर। नाम से ही पता चल रहा है सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, मैन मेड, लेबोरेटरी में जिसे प्रिपेयर किया गया हो। पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर सिंथेटिक पॉलीमर। एग्जाम्पल इज टेफ्लॉन। आपने टेफ्लॉन वर्ड सुना भी होगा, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पर अभी मैं फिर भी बता देती हूँ। आपके यहाँ जो नॉन स्टिक तवा होता है जिस पे डोसा, चीला, ऑमलेट वगैरह बनता है, उसमें नॉन स्टिक जो रहता है, नॉन स्टिक पार्ट, वो टेफ्लॉन का बना होता है। नायलॉन 66 जो नायलॉन की रस्सियाँ होती हैं जिस पे कपड़े सूखते हैं, ये भी एक पॉलीमर है, यही पॉलीमर है वो नायलॉन 66। फिर जो सिंथेटिक रबर होती है, बूना एस, बूना एन, ये भी पॉलीमर का एग्जाम्पल है। कुछ रबर नेचुरल रबर होती है, कुछ सिंथेटिक रबर होती हैं जिसे हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? ठीक है, ये उस टाइप के पॉलीमर होते हैं जिनका रॉ मटेरियल हमने नेचर से लिया, पर इनमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन करा इनकी प्रॉपर्टी अच्छी करने के लिए। तो इनको हम अल्टीमेटली लेके लैब में गए, लेकिन इनका रॉ मटेरियल हमें नेचर से मिला। तो इस टाइप के पॉलीमर को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर्स डिराइव फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स बाय कैरिंग आउट केमिकल मॉडिफिकेशंस आर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एग्जाम्पल रेयॉन। आपने देखा होगा रेयॉन, अगर आपको किसी को चश्मा लगाए तो चश्मे का जो फ्रेम होता है वो रेयॉन का बना होता है। फिर सेल्यूलोज नाइट्रेट, वेल्केनाइज्ड रबर। वेल्केनाइज्ड रबर आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, वेल्केनाइजेशन ऑफ रबर पढ़ेंगे। रबर की जो प्रॉपर्टी, नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टी होती है, बहुत स्टिकी होती है, बहुत वीक होती है, तो उसमें कुछ एक ऐसी प्रोसेस की जाती है, सल्फर ऐड किया जाता है जिससे उसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, पॉलीमर्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलीमर। डायग्राम में देखेंगे, लीनियर पॉलीमर में लॉन्ग चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है जो कि काफ़ी क्लोजली पैक्ड होती है। क्लोजली पैक्ड मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम मतलब डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम कम मतलब हाई डेंसिटी। तो ये जो पॉलीमर्स, इस मतलब जिन पॉलीमर का स्ट्रक्चर लीनियर पॉलीमर जैसा होता है, तो उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथिन, HDP। जो पॉलीथिन आप सब्जी लेने जाते हैं, जिस पॉलीथिन के आप आर पार देख सकते हैं, उसको लो डेंसिटी पॉलीथिन कहा जाता है। वहीं पे जो पॉलीथिन आप कई बार कपड़े लेने जाते हैं, वहाँ पे आपको जो अच्छी मोटी स्ट्रॉन्ग पॉलीथिन मिलती है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसको हम हाई डेंसिटी पॉलीथिन कहते हैं। बनती दोनों सेम प्रोसीजर से, जो अभी हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने बनाया था, ईथीन से पॉलीथीन, सेम प्रोसीजर से बनती है, बस हाँ पैकिंग में फ़र्क है। लीनियर पॉलीमर यानी HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथिन में बहुत क्लोज पैकिंग होती है, तो वो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे लो डेंसिटी पॉलीथिन में बहुत ब्रांचिंग ज़्यादा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा है, तो डेंसिटी कम है, तो उसमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, द क्लोज पैकिंग रिजल्ट इन हाई डेंसिटी। एग्जाम्पल इज HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथिन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? जो आपके यहाँ वायर है, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर जिसमें बिजली दौड़ रही है, उसके ऊपर जो कवरिंग आपको दिखती है वो PVC की है, क्योंकि उसके अंदर तो कॉपर वायर है, उसे डायरेक्टली अगर टच करेंगे तो करंट लग जाएगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए उसको कवर किया जाता है PVC से। फिर नेक्स्ट देखेंगे ब्रांच चेन पॉलीमर। इसमें क्या होता है, चेन लीनियर चेन्स तो है लेकिन उसमें ब्रांचिंग निकलती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। Polymer contains linear chain having some branches. These polymers are not closely packed. Obviously यार ब्रांचिंग हो गई है तो दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो गए, वॉल्यूम बढ़ गई, डेंसिटी कम हो गई। These polymers are not closely packed in space due to low density and low tensile strength, due to which they have low density and they have low tensile strength. जो low density की पॉलीथिन रहती है, जो आप सब्जी लेने जाते हैं पॉलीथिन में, अगर 2 किलो आलू की उसकी स्ट्रेंथ थी, अगर आपने 5 किलो आलू डाल दिया वो फट जाएगी, वहीं पे जो HDP पॉलीथिन है नहीं फटेगी। फिर स्टार्च जो प्लांट बॉडी में होता है, ग्लाइकोजन जो एनिमल बॉडी में होता है, सब ये बायोलॉजिकल पॉलीमर्स है। थर्ड कैटेगरी है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स की। इसमें एक नेटवर्क टाइप का फॉर्म होता है, क्रॉस लिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स यूनिट्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ओके, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत हार्ड, रिजिड और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब इजीली टूट जाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन। कहाँ देखे गए हैं बेकेलाइट और मेलामाइन? आप अगर किचन में जाते होगे तो जो बर्तन है, बर्तन किसके बने होते हैं, या तो स्टील के या एल्यूमिनियम के। स्टील और एल्यूमिनियम को आप डायरेक्टली पकड़ लोगे तो हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो उनके ऊपर जो हैंडल दिखता होगा आपको ब्लैक कलर का, वो बनता है बेकेलाइट से। ठीक है, तो वहाँ पे बेकेलाइट यूज होता है। फिर मेलामाइन, ये जो अलग अलग कलर की आपको क्रॉकरी की सुंदर सुंदर प्लेट्स दिखती है, मैं सेरेमिक वाले कप की बात नहीं कर रही जो गिरने पे फूट जाते हैं, जो अलग अलग कलरफुल प्लेट्स रहती हैं वो मेलामाइन की बनी होती है। आगे और अच्छे से मैं डायग्राम के साथ आपको बताऊंगी।
फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाले फोर्सेस। वो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। वैन डर वाल्स फोर्सेस काफ़ी वीक होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो इलास्टोमर्स पहला, इसका क्लासिफिकेशन का पहला जो पॉलीमर है वो है इलास्टोमर्स। नाम से ही समझ आ रहा है कि इलास्टोमर्स मतलब कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी इसमें। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है। दीज आर रबर लाइक सॉलिड विद इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इन दीज पॉलीमर द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट इज लंडन फोर्स और वैन डर वाल्स फोर्सेस। ओके, वीकेस्ट फोर्सेस रहते हैं उन चेन्स के बीच में जिनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। तो क्योंकि उसमें इतने वीक फोर्स होते हैं तो इनको जितना खींचना चाहो आप खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, बहुत इजीली खिंच जाते हैं। इसी को तो इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एग्जांपल क्या है? नेचुरल रबर या फिर बूना एस, बूना एन, नियोप्रीन, ये सब सिंथेटिक रबर के एग्जांपल है। फिर उसके बाद द वीक बाइंडिंग फोर्सेस परमिट द पॉलीमर्स टू बी स्ट्रेच्ड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम आगे और अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं, वेल्केनाइज्ड रबर। जो नेचुरल रबर होती है वो बहुत स्टिकी होती है, प्लांट लेटेक्स से हम उसको निकालते हैं और उनमें बहुत वीक फोर्सेस काम करते हैं, तो उसको कितना ही स्ट्रेच करते जाओ वो खिंचती जाती है लेकिन वापस अपने शेप में कभी नहीं आती। तो हम उसको क्या करते हैं, लैब में ले जाते हैं और उसमें कुछ क्रॉस लिंक्स डाल देते हैं। वो क्रॉस लिंक्स किसके होते हैं? सल्फर के होते हैं। तो वो जो चेन होती है ना, उन चेन जैसे इस टाइप की चेन होती है, इनके बीच में हम लिंक्स डाल देते हैं सल्फर के, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेच करने के बाद जब छोड़ें तो उन लिंक्स की वजह से वो वापस अपने शेप में आ जाए। सो वापस डेफिनेशन पे देखते हैं। अ फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द चेन which help the polymer to retract its original position after the force is released, and that rubber is known as vulcanized rubber. ओके, एग्जाम्पल्स अगर इसके देखें तो जो टायर होते हैं, ट्यूब होता है, वो रबर होती है उसमें। फिर आप अगर वाटर पार्क वगैरह जाते होंगे तो वहाँ स्लाइड्स पे जो ट्यूब यूज़ करते हैं जिनमें हम बैठ के नीचे आते हैं, वो भी रबर के बने हैं। फिर बलून्स में रबर होती है, रबर बैंड जो चोटियों में लगाते हैं, मिठाई के डब्बे पैक करते हैं, और भी अलग अलग चीज़ें, वो सब रबर के या इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉलीमर है फाइबर। नाम से ही पता चल रहा है, फाइबर मतलब रेशे या धागे। ओके, सो फाइबर्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ पॉलीमर विच आर थ्रेड लाइक। ठीक है, नाम से हमें पता चल गया था धागे जैसा होगा। ठीक है, अब धागे हैं तो इनको इनके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। फैब्रिक मतलब कपड़े, जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, वैसे इन फाइबर के भी कपड़े बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो इलास्टोमर थे जिनमें इतना वीक फोर्स था, वहीं पे फाइबर्स बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिकुलर फोर्स हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाइबर्स में होता है और वैन डर वाल्स फोर्स था इलास्टोमर्स में। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं क्लोथ्स बनाने में, नेट बनाने में, रस्सियाँ बनाने में। ओके, क्यों? क्योंकि इनमें बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब इनके अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो नायलॉन। ओके, नायलॉन की रस्सियाँ बनती हैं जिन पे आप कपड़े सुखाते हैं। आपने देखा होगा छत पे नायलॉन की रस्सियाँ बंधी रहती हैं जिन पे कपड़े सूखते हैं। फिर पॉलिएस्टर, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता है, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो उनकी जो जर्सी होती है वो पॉलिएस्टर के कपड़े की बनी होती है। फिर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल